मेरा नाम है गुलजार अली और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासरूम चैनल पर। इस चैनल पे आपका और हमारा राब्ता काफ़ी अर्से से है और अभी नया राब्ता हमने शुरू किया है। MD-CAT का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसको हमने क्रैश कोर्स की एक नाम से टाइटल से शुरू किया है, जिसमें आज हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिक्विड। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते, अब ज़्यादा बातें करते हैं काम की। लिक्विड, ठीक। अब लिक्विड कहते हैं मैटर की वो हालत जहां फिक्स्ड साइज हो बट नो फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड साइज हो लेकिन फिक्स्ड शेप ना हो, तो उस स्टेट को बोलते हैं हम लिक्विड। और लिक्विड क्या करता है कि इट acquires the shape of container। इसमें क्या है, ये कंटेनर की शेप एक्वायर करता है जिस कंटेनर में इसको रखा जाए। अब इसकी कैविटी, मैंने जब आपको गैस की कैविटी पढ़ाई थी वहां इसकी कैविटी पढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स इसके जो हैं वो दे आर फेयरली पैक्ड। पार्टिकल्स क्या हैं, फेयरली पैक्ड, एंड दे मूव in the form of clusters। ठीक, अगर देखें तो इनमें डिफ्यूजन, इफ्यूजन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, सारों में गैस का सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड आता है और फिर आपका आता है सॉलिड। ठीक है, ये मैंने आपको जब KMT गैस की पढ़ाई थी वहां लिक्विड को भी डिस्कस किया था हमने, सॉलिड को भी डिस्कस किया था, गैस को वैसे ही डिस्कस किया था, गैस का चैप्टर। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जैसे पहले 2-3 चीजें चढ़ते हैं हम। नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड में हमारे पास लिक्विड 2 किस्म की हैं। एक को बोला जाता है वोलेटाइल। ठीक, वोलेटाइल उसे बोलते हैं जो खुद ब खुद चेंजेस इनटू गैस विदाउट हीटिंग। जिनको गर्म करने के बगैर गैस में कन्वर्ट हो जाए वो कहलाते हैं वोलेटाइल। मिसाल के तौर पर आपने अगर पेट्रोल भरवाया गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, और उसका ढक्कन खुला रखा, तो क्या पेट्रोल वहां पर रहेगा? बोतल में आपने पेट्रोल भरा, बोतल का ढक्कन खोल दिया, क्या पेट्रोल वहां रहेगा? नहीं, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, क्या उसमें पर लगे हुए तो उड़ जाएगा? नहीं, वो खुद ब खुद गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखें, जो खुद ब खुद गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए बगैर गर्म किए, तो उन्हें बोला जाता है वोलेटाइल। और जो भी वोलेटाइल होते हैं उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो होती हैं कम। लेस इंटरमॉलिक्यूलर, दो लिख दिया, लेस, दो भी सही है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और याद रखें, जो वोलेटाइल होते हैं वो गैस में जल्दी कन्वर्ट होते हैं, आसानी से कन्वर्ट होते हैं, तो इस वजह से उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज्यादा। ये देखो, ये सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं और हमें काम आएंगे, हाई वेपर प्रेशर। ठीक, वोलेटाइल के बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल किसे बोलते हैं? वो जो चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग, जो गर्म करने पर गैस में कन्वर्ट हो, उन्हें बोला जाएगा नॉन वोलेटाइल। जैसे पानी हो गया, गर्म करेंगे, ठीक है, और चीजें होंगी, मरकरी वगैरह। अब यहां क्या होता है कि इनमें हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अब हम आते हैं टॉपिक जो सिलेबस में है, एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड into gas। conversion of liquid
conversion of liquid into gas। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? एवापोरेशन। अब एवापोरेशन के ऊपर सवाल कि evaporation is a dash process, endothermic, exothermic, both, none of these। ठीक है, तो evaporation is a endothermic process। ठीक है, दूसरा सवाल, evaporation causes cooling, heating, both, ये दोनों सवाल आ चुके हैं। none of these, evaporation causes cooling। कैसे? अब इसको हम समझते हैं। अब एवापोरेशन के दौरान क्या होता है कि गैस कन्वर्ट होता है किसमें? नहीं, लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें? गैस में। और ये प्रोसेस है एंडोथर्मिक, मींस यहां आप टेंपरेचर देते हैं। और एवापोरेशन के दौरान क्या होता है? सरफेस के मॉलिक्यूल जाते हैं, तो इट इज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, सरफेस फिनोमेना। एवापोरेशन सरफेस से मॉलिक्यूल जाते हैं, फिर दूसरे भी आते हैं। अब evaporation causes cooling, evaporation cooling cause करती है। अब evaporation के दौरान होता क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं। दोबारा समझना, ड्यूरिंग evaporation what happens? High energy molecules leaves the surface। अगर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने सरफेस छोड़ दी तो जो पीछे बचे उनकी एनर्जी क्या होगी? कम। एनर्जी कम, तो केएमटी का पोस्टुलेट था कि भाई एनर्जी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। एनर्जी कम होगी तो टेंपरेचर कम होगा, और कम टेंपरेचर का मतलब है ठंडक। जैसे गर्मियों में अभी टेंपरेचर बढ़ता है तो हमें गर्मी लगती है, सर्दियों में टेंपरेचर कम होता है तो हमें सर्दी लगती है। हम चाहते हैं कि एसी का टेंपरेचर कम हो ताकि कूलिंग महसूस हो, हीटर का टेंपरेचर ज्यादा हो ताकि हीटिंग महसूस हो। तो समझ में आई बात? ड्यूरिंग एवापोरेशन व्हाट हैपेंस? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव्स द सरफेस। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या कर देते हैं? सरफेस छोड़ देते हैं। तो क्या होगा? एनर्जी ऑफ remaining molecules is low। एनर्जी लो तो टेम्परेचर भी लो, टेम्परेचर लो माना कूलिंग इज कॉस्ट। ठीक है, टेम्परेचर लो, एरो डाउनवर्ड। समझ गए? अब एवापोरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर। अब देखो, ड्यूरिंग एवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड से जाता है गैस। तो हमें पता है कि लिक्विड को जब हीट देंगे तो गैस बनाएगा, अगर ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा गैस बनाएगा। तो इसका मतलब एवापोरेशन और टेम्परेचर का कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली। दूसरा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से भी क्या है मेरे भाई? डायरेक्टली रिलेटेड। अब वाटर spilled on floor evaporates rapidly due to high temperature,
हाई प्रेशर हाई सरफेस एरिया नन ऑफ दीज। ठीक है, ये सवाल आ चुका है काफी दफा, हाई सरफेस एरिया। अब यहां पे ये मैं डिस्कस भी करता हूं कि वाटर is spilled on floor evaporates rapidly, then the same amount of water in glass because of greater सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से। मान लो ये पानी गिलास में है और ऐसे ही पानी को हमने यूं जमीन पे गिरा दिया। अब देखो सूरज की रोशनी यहां पड़ेगी, यहां ज्यादा स्पेस है, ज्यादा स्पेस तो ज्यादा मॉलिक्यूल एक्सपोज हैं, तो इस वजह से एवापोरेशन सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ता है। सरफेस एरिया ज्यादा, एवापोरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया कम, एवापोरेशन कम। तीसरा फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड की नेचर में मैंने आपको दो चीजें बताई, एक वोलेटाइल, दूसरा नॉन वोलेटाइल। अब आप खुद ही फैसला करें किसमें एवापोरेशन ज्यादा होगी, वोलेटाइल में या नॉन वोलेटाइल में। बोलो 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 बोलो, सोचो। ठीक है, तो क्या होगा, वोलेटाइल लिक्विड्स एग्जिबिट ग्रेटर एवापोरेशन। वोलेटाइल लिक्विड्स में एवापोरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन वोलेटाइल। ठीक है जी, तो ये हमने एवापोरेशन के फैक्टर्स पढ़ लिए। देखें इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछें, एक और नोट करो। हाँ, अब दूसरा है कंडेंसेशन। ठीक, कंडेंसेशन क्या है, हम इसको बोल सकते हैं कि रिवर्स ऑफ एवापोरेशन। और यहां क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू, नहीं, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसे क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, मेन टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर की एक सादा लफ्जों वाली डेफिनेशन बने तो दिस इज प्रेशर exerted by वेपर्स। जो प्रेशर वेपर्स लगाएं उस प्रेशर को क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर। प्रेशर exerted by वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब इसको थोड़ा समझें कि हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में, तो ये हुई एवापोरेशन। फिर यही गैस कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, तो ये हुई कंडेंसेशन। मान लो ये कंटेनर, इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड भरा और इस लिक्विड को हमने हीट की, आग दी। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी 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 और एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के बाहर जाएंगे। छोड़ के बाहर जाएंगे तो एट द एंड क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, डब्बा कंटेनर खाली। हम इसका वेपर प्रेशर नोट करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया कि हमने इस पे ऊपर एक लिड लगा दी, ढक्कन लगा दिया, इसको बंद कर दिया। अब होगा ये कि मॉलिक्यूल यहां से निकलकर इस ढक्कन के नीचे जमा हो जाएंगे। समझ में आती बात, ये है लिक्विड, ये है आपका गैस। लिक्विड से गैस में जाना,
हो रहा है एवापोरेशन। अब देखो जैसे ही ये फ्लेम से दूर है तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी एनर्जी कम होगी। आपने देखा होगा कि देगची में अगर पानी रख के उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको गर्म करें तो बॉइलिंग के बाद अगर आप ढक्कन बाद में हटाएंगे तो देखेंगे उसके नीचे वाटर वेपर्स हो। हालांकि पानी नीचे था, वहां कैसे आया? वहां ऐसे गया। अब जैसे ही इनका टेम्परेचर कम होगा तो दोबारा ये नीचे आएंगे, जुड़ने लगेंगे इधर। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब ऐसा मकाम आएगा जहां पे इन दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी। किसकी रफ्तार बराबर हो जाएगी जी? एवापोरेशन और कंडेंसेशन। जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन की रफ्तार बराबर हो जाएगी उस वक्त जो यहां पर प्रेशर होगा उसी प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब सिस्टमैटिक डेफिनेशन है कि प्रेशर exerted by vapors when there is an equilibrium between evaporation and condensation. Pressure exerted by vapors when there is an equilibrium between evaporation और condensation. जब evaporation और condensation के बीच में equilibrium हो उस वक्त जो प्रेशर होगा उसी प्रेशर को क्या बोला जाएगा? वेपर प्रेशर। तो अब इसके ऊपर एक सवाल बनता है, क्या है कि in measuring of vapor pressure dash equilibrium is achieved. Static, dynamic, both, none of these. ठीक है, तो क्या होगा इसका जवाब? रुकने वाली इक्विलिब्रियम नहीं है, चलती करती है, तो दैट इज डायनामिक। यही सवाल अगर मैं लिखूं डैश इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड फिजिकल, केमिकल, बोथ, नन ऑफ दीज, तो क्या जवाब दोगे? फिजिकल, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, और इसी को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर exerted by vapors when there is an equilibrium between liquid and gas. ठीक है जी, तो ये है evaporation और वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको आप नोट करें। एक सेकंड, तो मैं थोड़ा सांस ले लूं। हाँ जी, तो अब ये जो वेपर प्रेशर है इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। ठीक है, ये इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब अगर हम इसके फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसका अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैं आपको समझाऊंगा, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड। अब यहां पर देखें, एंट्री टेस्ट एक किस्म की कंपैरेटिव स्टडी है। मींस एक एरिया का सवाल दूसरे एरिया के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके बनाया जा सकता है। जैसे यहीं पे अब मैं इसको ऑर्गेनिक से रिलेट कर रहा हूं, देखिए समझ, विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाई वेपर प्रेशर। अब ऑप्शंस देखना। अब ये डायरेक्ट कोई फर्स्ट ईयर वाला बच्चा देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा कि ऑप्शन क्या है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा डाई मिथाइल ईथर, मैंने लिखा मिथाइल अल्कोहल, मैंने लिखा फॉर्मिक एसिड, डी में लिखा ऑर्गेनिक।
अब देखिए ये सारे ऑप्शन तो नहीं हैं, लेकिन जो सेकंड ईयर का बच्चा है जो एंट्री टेस्ट दे रहा है, सेकंड ईयर पढ़ के आया है, उसको थोड़ा बहुत आइडिया है। तो अब देखो ईथर, हमें पता है कि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, फिलहाल ये समझिए कि हाइड्रोजन का अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तीन चीजों से हो, F से, O से, N से, तो यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देगा। और याद रखो जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहां फोर्सेस ज्यादा होंगी, फोर्सेस ज्यादा होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा, सरफेस टेंशन ज्यादा, वेपर प्रेशर कम। अब यहां हमें पता है कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है डाइमिथाइल ईथर में, इधर भी है इधर भी है, तो जिस जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी वहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर 2, अब बहुत सारे इसमें सवाल में मिसाल के तौर पर मेथनॉल दे दूं, इथेनॉल दे दूं, प्रोपेनॉल दे दूं, सेम सवाल ऑप्शन में मैंने दिया मीथेनॉल। देखो इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट आपने लॉजिक ये जो मैंने बताया बैठा दिया, आप सवाल करते जाओ, बनाते जाओ अपनी तरफ से। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, चीजों को रटे नहीं, मेमोराइज करें, याद करें। अब अगर बच्चा समझे सर सारे अल्कोहल हैं, सारों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अब देखो लेंथ बढ़ रही है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एक कार्बन का कम होगा, तो मिथेनॉल। ठीक है, दिस इज हाउ यू मैनेज द थिंग्स। नंबर 2, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बाद दूसरी क्या है भाई? दूसरी है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम वेपर प्रेशर कम। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में कितने लिक्विड आते हैं? 2, एक वोलेटाइल दूसरा नॉन वोलेटाइल। ये मैंने पॉइंट पहले ही क्लियर करवाया था कि भाई वोलेटाइल लिक्विड्स have high vapor pressure as compared to non volatile। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, इसको नोट करें। ठीक है जी, तो ये हो गया। आप चीजों को पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, अब आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है। और ये लेक्चर्स आप दूसरों तक फॉरवर्ड करें, दिखाएं उनको अगर समझ में आएगा तो फायदा होगा। थैंक यू। तो हमने ये देखना है कि लिक्विड स्टेट क्या है। लिक्विड मैटर की वो स्टेट है जहां फिक्स शेप ना हो, फिक्स साइज हो, उसे लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड कंटेनर की शेप एक्वायर करता है, इसमें पार्टिकल्स फेयरली क्लोज हैं, इसमें जो डिफ्यूजन है वो गैस के मुकाबले में कम है, एक्सपेंशन गैस के मुकाबले में कम है। अब लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दो किस्म के लिक्विड होते हैं, एक को बोला जाता है वोलेटाइल, दूसरे को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो जो खुद ब खुद गैस में कन्वर्ट हो, नॉन वोलेटाइल वो जो गैस में कन्वर्ट खुद ब खुद ना हो। वोलेटाइल का वेपर प्रेशर ज्यादा, नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर कम। वोलेटाइल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम, नॉन वोलेटाइल में ज्यादा। यहीं से हमने शुरू किया एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? एक लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एवापोरेशन से कूलिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से एवापोरेशन बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से एवापोरेशन बढ़ता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने से एवापोरेशन कम होता है। ठीक है, फिर कंडेंसेशन उसका रिवर्स है। फिर हमने वेपर प्रेशर पढ़ा। वेपर प्रेशर क्या है? जब लिक्विड और गैसेस के बीच में इक्विलिब्रियम हो तो उस दौरान जो प्रेशर होगा उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके कैसे एमसीक्यूज हैं, किससे मेजर किया जाता है, ये हमने सारे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आप इस लेक्चर को देखें। थैंक यू। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम गुलजार अली है और आप मुझे देख रहे हैं द केमिस्ट्री क्लासरूम चैनल पर। और इसी चैनल का हमने व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है इसी नाम से, फेसबुक भी बना रखा है, टिकटॉक भी बना रखा है, इंस्टाग्राम भी बना रखा है।
वहाँ पे इसके शॉर्ट्स मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो हमने ये जो क्रैश कोर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इस क्रैश कोर्स के सिलसिले में हम बढ़ते बढ़ते पहुंचे हैं लिक्विड वाले चैप्टर के ऊपर। हमने फंडामेंटल वाला कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया, गैस कर लिया, लिक्विड। तो लिक्विड का आज ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहें, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आप अपनी कोशिश करें और एंट्री टेस्ट में सिलेक्ट होके टॉप करके अपने पेरेंट्स का अपना नाम रोशन करें और उसमें थोड़ा बहुत हमारा नाम भी रोशन हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट का को सादा लफ्जों में डिफाइन करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स। ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड बॉइल हो तो उसे बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड बॉइल हो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में वेपर प्रेशर पढ़ा था। अब आपको पता है कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का दबाव है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ठीक है, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी है कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अब इससे एक सवाल आता है, सिंपल वो स्टेटमेंट मैं लिख भी दूंगा उधर। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm या 760 torr, boiling point is absolute, normal, abnormal या all of these। तो नॉर्मल boiling point, ठीक है। if atmospheric pressure is equal to 1 atm या 1 atm के जितने कन्वर्जन फैक्टर्स हैं 760 torr या mmHg, it is called as normal boiling point। इसे क्या बोला जाएगा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जब 1 atm पर टेम्परेचर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो या 760 torr हो, तो उस बॉइलिंग पॉइंट को बोला जाएगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझ लो। अब बॉइलिंग पॉइंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, दमादम कलंदर हो जाएगा। which is expected to have high boiling point। अब ऑप्शंस देखना, मैंने लिखा है CH3 CH2OH, मैंने लिखा है CH3 CH3 CH2 CH3, मैंने लिखा है CH3 CH2Cl, मैंने लिखा है CH3OCH3। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, लेकिन हम इसको रिलेट कर रहे हैं ऑर्गेनिक से। इसी को बोलते हैं एंट्री टेस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी, किसी एक
चैप्टर का टॉपिक किसी दूसरे चैप्टर के टॉपिक से रिलेट करके सवाल बन सकता है, और यही कॉन्सेप्ट मुझे देना है आप लोगों को, और आप ले रहे हैं। अब देखें हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, अब जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी। अब देखो ये प्रोपेन है बेचारा नॉन पोलर, ये कौन है ईथर, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी, मैंने बताया था हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ हो, F के साथ डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ हो, O के साथ डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ हो, N के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात। इसके अलावा चलो दूसरा सवाल मैं लिखूं कि which is expected to have high boiling point। अब मैंने लिखा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। अब ये सवाल ऑर्गेनिक में भी आ चुका है, ऑर्गेनिक में भी आ चुका है, याद रखो। क्या बचा, क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड क्लोराइड। अब क्या होगा, अब देखो सारे अल्काइल हैलाइड हैं। अब सारे अल्काइल हैलाइड में तो सबसे बड़ा हैलाइड कौन है भाई, सबसे बड़ा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है ना भाई फ्लोरीन, फिर उसके नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ये सेम सवाल ऑर्गेनिक के हिसाब से भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हो गया नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड में क्या है कि वोलेटाइल लिक्विड्स या नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू वोलेटाइल। वोलेटाइल के मुकाबले में नॉन वोलेटाइल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि नॉन वोलेटाइल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम, ठीक। तीसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। अब शुरू में लिक्विड का वेपर प्रेशर है कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ज्यादा, ठीक है। ये समझ लें, ये वाला हाथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वाला वेपर प्रेशर है। अब हम दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं, तो पहला तरीका ये है कि हम लिक्विड को हीट करें, इसका वेपर प्रेशर बढ़ाएं जाके वो इसके बराबर हो। जैसे ही बराबर होगा लिक्विड बॉयल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम बजाय इसको बढ़ाने के इसको घटा दें, फिर भी बॉयल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्टली रिलेटेड हुआ ये भी। अब इसमें सवाल मैं लिखूं कि suppose if water boils at 120 degree C, external atmospheric pressure may be 1 atm, 720 torr, 1.5 atm, 760 torr। अब बताओ भाई, बोलो। तो देखो 120, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100। जब बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 180 में 760 torr। अब बॉइलिंग पॉइंट है 120, माने ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ज्यादा है, ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो ये हो सकता है। अब ये नहीं कि एग्जैक्ट यही होगा, लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि भाई अगर आप 100 होगा तो 1 होगा, 100 नहीं उससे ऊपर है
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। यही बातें समझनी। नंबर 4, इम्प्योरिटी। अब एक प्योर शहर खालिस, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। उसमें आपने कोई चीज मिक्स की है, इम्प्योर कर दिया उसको, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। याद रखो, इम्प्योरिटी इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए एक मशहूर जुमला है जो एमसीक्यू में भी आ चुका है कि बॉइलिंग पॉइंट इज क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ लिक्विड। किसी लिक्विड की प्योरिटी चेक करना हो, क्या चेक करो? उसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर लिटरेचर में जो बॉइलिंग पॉइंट गिवन है उसी पे कोई कंपाउंड बॉयल हो रहा है तो इसका मतलब वो प्योर है। अगर उसी पे बॉयल नहीं हो रहा, इफ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180, अगर वो बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही रखो 180। अब अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है तो इट मींस इट इज नॉट प्योर, इंप्योरिटी इज एडेड। यही सवाल मेल्टिंग पॉइंट में लगाओगे तो वहां पर डिग्रीज का लफ्ज लगाया होगा। अब नोट, some compounds decompose at their boiling point। कुछ कंपाउंड डीकंपोज होते हैं, कब डीकंपोज होते हैं? अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। सम कंपाउंड्स डीकंपोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। याद रखो, बॉइलिंग फिजिकल चेंज है, डीकंपोजिशन, डी लॉस, कंपोजिशन का लॉस हो जाना। कंपोजिशन लॉस हो गई तो माना अब वो नहीं रहा, वो चेंज हो गया। ठीक है, फार्मूला चेंज हो गया तो अब वो कंपाउंड नहीं रहा। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो जहां पर बॉयल होते हैं वहीं पर डीकंपोज होते हैं। तो अब ये मसला है, इस मसले को कैसे हल किया जाए? जैसे लाइक ग्लिसरीन boils at 290 degree C and also it decomposes at same temperature। और इसी टेम्परेचर पे ये क्या होती है? डीकंपोज भी होती है। बॉयल भी होती है इसी टेम्परेचर पे, डीकंपोज भी होती है। अब इसको क्या करें? हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाएंगे तो याद रखें, इसको तोड़ कौन रहा है? तोड़ इसको कौन रहा है? इसको तोड़ रहा है कौन? इसको तोड़ रहा है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर घटा दें तो इसका टूटना रुक जाएगा। सो इट इज बॉइल्ड एट रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर बाय, रिड्यूस टेम्परेचर कितना है मेरे ख्याल में 210 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाय लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या कंफ्यूजन है? इसके अलावा जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का मतलब है कि एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, देखें जी 10 बज रहे रात के, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो खाना बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। फूड टेक्स लॉन्गर टाइम टू कुक एट हाई एल्टीट्यूड्स, ऊंचाई वाली जगहों पर। मिसाल के तौर पर अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 atm, पानी कितने पे बॉयल होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इधर लिखूं सपोज 0.5 atm,
पानी सपोज बॉयल कितने, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये सपोज वैल्यू है। सपोज पानी बॉयल हुआ 70 पर, मैंने लिखा 2 atm, मान लो पानी बॉयल हुआ 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब दिखने में तीनों बॉयल लग रहे होंगे, ये भी बॉयल लग रहा होगा, ये भी बॉयल लग रहा होगा, ये भी बॉयल लग रहा होगा, लेकिन तीनों का एनर्जी कंटेंट चेंज है। इसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा है, इसका एनर्जी कंटेंट कम है। मान लो हमारे पास चिकन है, चिकन कढ़ाई बनाना चाहते हैं, चिकन को बॉयल करना चाहते हैं, तो चिकन इसमें भी डालें, इसमें भी डालें, इसमें भी डालें, तो जल्दी कौन गलाएगा, ये गलाएगा, देर से कौन गलाएगा, ये गलाएगा। ये वाला लॉजिक हम अप्लाई करते हैं या हमारे साथ लग जाता है कहां, हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर। ये वाला लॉजिक कहां लगता है, ये वाला लॉजिक लगता है प्रेशर कुकर में। हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू डिक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एंड सेम केस, फूड टेक्स शॉर्टर टाइम इन प्रेशर कुकर। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एनर्जी कंटेंट बढ़ जाएगा, जल्दी चीजें बॉयल हो जाएंगी, जल्दी, ज्यादा एनर्जी की वजह से, ज्यादा प्रेशर की वजह से ज्यादा एनर्जी। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है जी। तो ये यहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट पूरा कवर हुआ। आप इसको देखते रहें, पढ़ते रहें, देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड बॉयल हो जाता है। लिक्विड बॉयल तब होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर होता है। फिर हमने देखना है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हो, 1 atm के बराबर हो, 760 टॉर के बराबर हो, तो वो बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उस पे डायरेक्टली रिलेटेड है, जिसमें हमने नेचर ऑफ लिक्विड पढ़ा, भाई वोलेटाइल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, नॉन वोलेटाइल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर उसके अलावा हमने क्या देखा, उसके अलावा हमने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। फिर हमने देखा इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या कहते हैं कि इम्प्योरिटी डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए बोला जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज द क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ सॉलिड। फिर हमने देखा कि हाई एल्टीट्यूड में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कहां पर खाना जल्दी बन जाता है, कहां पर खाना देर से बन जाता है। तो ये आप इस लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम गुलजार अली है और आप मुझे देख रहे हैं द केमिस्ट्री क्लासरूम चैनल पर। ठीक है जी। तो हमने एक सीक्वेंस शुरू की हुई है प्री टेस्ट के लेक्चर्स की, तो जिसमें हमने लिक्विड पोर्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब लिक्विड पोर्शन में आज हम पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर जो ज्यादा काम है वो किया था वैन डर वाल ने, तो इसे वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज वैन डर वाल फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसका मतलब ये फोर्सेस कहां एग्जिस्ट करेंगी? These forces exist between molecules, मॉलिक्यूल्स के बीच में। एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द फोर्सेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। याद रखें, ये फोर्सेस जो हैं ये अफेक्ट करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इस फोर्सेस के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे पहली टाइप है आयन डायपोल फोर्स, दूसरी है डायपोल
फोर्स। तीसरी है आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। चौथी है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। पांचवी है इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। इसे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखें इन फोर्सेस में सबसे जो पावरफुल फोर्स है वो पहले नंबर पे फोर्स है, सबसे जो वीक फोर्स है वो आखिरी नंबर पे फोर्स है। इसका मतलब ये जो हमने स्ट्रेंथ लिखी हुई है, इस फोर्स की अगर हम स्ट्रेंथ बताएं, स्ट्रेंथ ऑर्डर बताएं तो क्या है, सबसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और सबसे कमजोर 5। ठीक है, यूं जाएंगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, यूं आएंगे तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। अब आयन डायपोल फोर्स, डायपोल फोर्स का दूसरा नाम है कीसम फोर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कीसम फोर्स। ठीक है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स को डिवाइड फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, और इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं। अब ये नाम आपके ध्यान में आ गए। ठीक है, अब थोड़ी एक दो बातें समझें कि भाई जो डायपोल है वो क्या है। याद रखिए जो पोलर मॉलिक्यूल है, दैट पोलर मॉलिक्यूल इज अ डायपोल। पोलर मॉलिक्यूल इज अ डायपोल। कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है माना वो डायपोल है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है माना डायपोल है। डायपोल है तो उसका मतलब माना डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है। और कोई अगर नॉन पोलर है तो वो नो डायपोल। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आयन डायपोल फोर्स। ठीक, तो पहले की हेडिंग देते हैं आयन डायपोल फोर्स। ठीक, अब आयन डायपोल फोर्स नाम से जाहिर है कि ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी। दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड डायपोल माना पोलर मॉलिक्यूल। ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी किसके बीच में, आयन के बीच में और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक, अब जैसे मिसाल के तौर पर हम लें सोडियम और वाटर। सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, हमें पता है। वाटर में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। अब ये है आयन, ये है डायपोल। तो आयन और डायपोल के फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स के आयन और डायपोल के बीच वाली फोर्स को क्या बोलेंगे, आयन डायपोल फोर्स। अब याद रखें ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है किसका, रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रेशन। ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है किसका, हाइड्रेशन का। अगर वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट लोगे तो दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्वेशन। ठीक है, अब ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन दिस फोर्स, डिपेंड अपॉन, ध्यान देना भाई, दिस फोर्स डिपेंड अपॉन magnitude of charge on ion and polarity of dipole। ठीक है, आयन अगर ज्यादा होए तो भी ये फोर्स ज्यादा होगी, पोलैरिटी अगर ज्यादा है तो भी ये फोर्स ज्यादा होगी। मैं लिख देता हूं डायरेक्टली रिलेटेड, समझ लेना, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। मान लो सोडियम की जगह सोडियम हटा के अगर यहां मैं मैग्नीशियम लगाऊं और आपसे पूछूं भाई कहां फोर्स ज्यादा हो गया, तो मैग्नीशियम ही देता। क्यों, क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर +2
चार्ज है। अब याद रखें कुछ किताबें इस फोर्स को फोर्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करती, ठीक है, जैसे कुछ हायर लेवल्स के बुक्स या ये जो इंडियन टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसमें क्लियर कट लाइन लिखी हुई है कि भाई ये फोर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और ये इस कैटेगरी में काउंट नहीं होती, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी फोर्स पे। फोर्स नंबर 2 क्या है? डायपोल फोर्स। डायपोल फोर्स का मतलब क्या है? डायपोल माना अभी मैंने बताया पोलर मॉलिक्यूल, माना ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल। ये फोर्स किसके बीच में एग्जिस्ट करेगी? दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे मान लें हमारे पास है HCl, ठीक है, या ऐसे बना है HCl, ये HCl, ठीक। अब HCl में H पे है पार्शियल पॉजिटिव, Cl पे पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव, Cl पे पार्शियल नेगेटिव। ये भी क्या है? ये भी एक डायपोल है। ये भी क्या है? ये भी एक डायपोल है। तो एक डायपोल का पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे डायपोल का पार्शियल नेगेटिव। अब ये डेफिनेशन अगर हम बनाएंगे तो दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन वन पार्ट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव ऑफ वन डायपोल एंड पार्शियल नेगेटिव ऑफ अदर डायपोल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डायपोल फोर्स। अगेन ये किस पे डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलर होगा उसमें ये फोर्स उतनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल कम पोलर तो उसमें ये फोर्स कम। तीसरी है आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अब नाम से जाहिर है, एक आयन होगा, दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब है वो डायपोल नहीं है, जैसे माना यहां लिखा था नॉन पोलर, इसके लिए हम यूज करेंगे इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। या इसके लिए इंस्टेंटेनियस डायपोल का भी लफ्ज इस्तेमाल होगा, ठीक है, या टेम्पररी डायपोल का भी लफ्ज इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये फोर्स कहां होगी मेरे भाई? दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो नॉन पोलर में कोई चार्ज नहीं, मान लो मैं दे रहा हूं Br कोई चार्ज नहीं, इसके करीब मैं आयन लेके आया सपोज सोडियम प्लस, अब इस पे कोई चार्ज नहीं, ठीक है। जैसे ही ये नॉन पोलर है, जैसे ही सोडियम इसके करीब आएगा तो क्या होगा? सोडियम का चार्ज इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करेगा, इसकी सिमेट्री ब्रेक करेगा। तो जैसे ही इसकी सिमेट्री ब्रेक होगी तो अगले सीन में हमें ये लगेगा कि अब ये जो ब्रोमीन है इसका एक हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा हिस्सा पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। पहले नहीं था, याद रखो। सोडियम के आ जाने के बाद इसका एक हिस्सा हो गया पार्शियल नेगेटिव, दूसरा हिस्सा होगा पार्शियल पॉजिटिव। नाउ दिस इज कॉल्ड अ टेम्पररी डायपोल, ठीक है, टेम्पररी डायपोल, या हम इसे बोले इंड्यूस्ड डायपोल, या इसे ट्रांजिएंट डायपोल बोले, ठीक है। अब एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डायपोल। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? अगेन ये डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर, चार्ज ऑन आयन, दूसरा पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी का ही गलत हो गई, एबिलिटी का पोलराइज, देखो भाई पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू गेट पोलराइज्ड। मान लो ये सोडियम है और ब्रोमीन है और इसके सामने मैं सोडियम और आयोडीन लगा,
या सोडियम ब्रोमीन है, इसके सामने में सोडियम क्लोरीन लगा दूं, तो जितना साइज बड़ा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी बड़ी होगी, जितना साइज कम होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब आते हैं चौथी फोर्स। चौथी फोर्स क्या है? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अब देखो, एक डायपोल है, दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल है। डायपोल माना पोलर, तो एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। एक नॉन पोलर होगा, दूसरा पोलर होगा, तो ये फोर्स क्या कहलाएगी? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। जैसे मान लो वाटर ले लेते हैं हम और क्लोरीन ले लेते हैं, ये हमारे पास है वाटर, ठीक। क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल, ये माइनस ये प्लस। अब क्या होगा कि जैसे ही इसके करीब आएगा तो अगले सीन में क्या होगा, इस पे पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी, चार्जेस आ जाएंगे, ये पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज हो जाएगा, मान लो ये माइनस है तो इसके बराबर वाला क्लोरीन क्या बन जाएगा? प्लस, ये माइनस। तो दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसे डीवाई फोर्सेस बोलते हैं। अब ये भी किस पे डिपेंड करेगा? पोलराइजेबिलिटी और polarity of the molecule depend upon polarizability and extent of polarity। polarizability किसके लिए? नॉन पोलर के लिए। polarity किसके लिए? पोलर के लिए। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। इसको ये भी बोला जाता है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ठीक है, या जिसे लंदन डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्स। फिर लंदन नामी साइंसदान ने इसके ऊपर काम किया था। अब ये फोर्स किसके बीच में होती है? नॉन पोलर के बीच में। एग्जिस्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये किसके बीच में होती है? नॉन पोलर। एक मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर, दूसरा मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर, तो ये फोर्स क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, या इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स बोल सकते हैं आप इसको, लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। मान लीजिए ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, कोई चार्ज नहीं, रिलैक्स माहौल लगा पड़ा है, लेकिन समहाउ मोमेंटरीली हो सकता है यहां पर कुछ चार्ज डेवलप हो जाए, ये बन जाए पार्शियल पॉजिटिव, ये बन जाए पार्शियल नेगेटिव। जैसे ही ये बन गया, ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस डायपोल, लम्हे के लिए डायपोल बना। उसी वक्त इसके बराबर वाला ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। अब ये जो फोर्स है, दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, अब ये ऐसे चलती रहेगी और यही सबब है नॉन पोलर का नॉन पोलर के अंदर हल होने का लॉजिक। यही सबब है कि कोई अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें मॉलिक्यूल एक बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, उसमें लिक्विड सॉलिड कैसे वजूद पाते हैं। अब ये फोर्स जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिपेंड अपॉन, पहला है साइज। साइज के साथ ये है डायरेक्टली रिलेटेड। साइज के साथ क्या है? ये डायरेक्टली रिलेटेड। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा ये फोर्स बढ़ती जाएगी, साइज छोटा होगा ये फोर्स कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस अगर हम बोले, नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है तो ये फोर्स इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब ये फोर्स इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऐसे होगा। मैंने आपको बताया कि ये सारी फोर्सेस किसको अफेक्ट करती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज को, और जिसमें हम मेनली पढ़ते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। वैसे बहुत सारी दूसरी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये जैसे होती है। ठीक है, दूसरा ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो ये फोर्स ज्यादा होती है।
डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, ये साइज वाली कैटेगरी में भी आप लगा सकते हो, यहाँ भी मॉलिक्यूलर मास वाला कैटेगरी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ भी लगा हीलियम का मास कुछ और, नियॉन का उससे ज्यादा है, ऑर्गन का इससे ज्यादा है। या सपोज हम बोले भाई CH4 C2H6, CH4 का मास कितना है 16, C2H6 का कितना 30, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब आप यहाँ बोल सकते हो सर साइज भी ज्यादा होगा, ये साइज भी ज्यादा होगा। ठीक। तीसरा, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है तो अब ये फिर चला जाएगा सरफेस एरिया के ऊपर। किसके ऊपर चला जाएगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से भी क्या रिलेशन है इसका? डायरेक्टली रिलेटेड। अब मान लो जैसे हम ये लें CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब यह है ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन जिसे बोले, और इसी नॉर्मल ब्यूटेन का एक आइसोमर है आइसोब्यूटेन। मास दोनों का देख लो क्या है, सेम। तो अब क्या होगा भाई? मास सेम है लेकिन देखो इसका सरफेस एरिया ज्यादा, तो नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम। सेम केस पेंटेन में अगर जाओगे आप तो फिर पेंटेन में नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन ये सीक्वेंस आएगी। समझ में आ रही बात? तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको देखें और पढ़ाई अपनी जारी रखें। एंट्री टेस्ट करीब है। मैं चाहता हूं कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने आप को फोकस रखें और अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो डिस्क्राइब किया था वो वैन डर वाल्स नामी साइंसदान ने किया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसकी कितनी टाइप्स हैं? 5 हैं। आयन डायपोल फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अब ऑर्डर क्या है? जिस तरतीब से मैंने बताया इसी तरतीब को ऑर्डर माना जाता है। अब सबसे स्ट्रॉन्ग है आयन डायपोल फोर्स और सबसे वीक है कौन सी? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। कुछ बुक्स जैसा कि NCERT है वो आयन डायपोल को फोर्स की कैटेगरी में काउंट क्यों नहीं करती? ठीक है। और उसके बाद हमने देखा है कि ये फोर्सेस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे असर अंदाज होती है। जैसे आयन डायपोल फोर्स किसके बीच में होगी? एक आयन होगा, दूसरा डायपोल होगा। डायपोल का मतलब है पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। डायपोल डायपोल फोर्स ये किसके बीच में होगी? पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, और इसे कीसन फोर्स भी कहा जाता है। फिर आयन डायपोल इंड्यूस फोर्स, एक आयन होगा दूसरा नॉन पोलर होगा तो उसके बीच में ये फोर्स कहलाएगी। तीसरा है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, मींस एक पोलर होगा दूसरा नॉन पोलर होगा, उसके बीच ये फोर्स होगी, इसे डी बाय फोर्स भी बोलते हैं। फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स जिसे लंदन डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं, और ये फोर्स के फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखें इसको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है गुलजार अली और आप मुझे देख रहे हैं द केमिस्ट्री क्लासरूम चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, तो देखें हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसे दूसरा इसका नाम है ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉनिक ब्रिज। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जोड़ने के लिए, और H इन्वॉल्व होता है, और H के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ जाए तो दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो इस वजह से इसे प्रोटॉन वाला पुल भी बोलते हैं। ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ डायपोल फोर्स। ये डायपोल फोर्स
का एक किस्म है। यूं समझ लें कि डाइपोल डाइपोल फोर्स की एक स्पेशल टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन partial positive hydrogen of one molecule and electronegative atom। electronegative atom में कौन कौन जान लो, 3, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन of other molecule is called hydrogen bond। और इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का भी कौन यूज होता है, इस्तेमाल होता है? लॉन पेयर। और आप जान लें कि फ्लोरीन में कितने लॉन पेयर हैं? फ्लोरीन में 3, ऑक्सीजन में कितने? 2, नाइट्रोजन में कितने? 1। अब ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। मिसाल के तौर पर HF। अब ये मैं सीधा बना रहा हूं, लेकिन ये सीधा नहीं होता, ये जिगजैग पैटर्न बनता है, सही। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक। अब एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव, दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे का पार्शियल नेगेटिव, तो इस किस्म का जो बॉन्ड है उसी बॉन्ड का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। ठीक है, डॉटेड लाइंस से जाहिर किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टीज पर असरअंदाज होती हैं बहुत ज्यादा। तो सेम केस हाइड्रोजन बॉन्ड भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा। तो इट greatly affect physical properties। ठीक है। अब यहां पे अगर मैं सवाल लिखूं कि which element forms strongest hydrogen bond। कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डी, ऑल आर इक्वल। तो अब देखो, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम देखेंगे भाई विच एलिमेंट या विच has effective hydrogen bonding। अब यहां पे मैंने HF लिखा, H2O लिखा, NH3 लिखा, D में लिखा all have seen। तो अब यहां पर क्या होगा? H2O। याद रखें H2O में पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि HF में आप देखेंगे कि पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन। ठीक है, पर मॉलिक्यूल आप देख लें कि भाई यहां देखें ये भी। तो पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन के साथ, दूसरा एक हाइड्रोजन का इधर, एक इसका, इसके हाइड्रोजन। ठीक है। अब इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर हैज अनयूजुअल बिहेवियर या प्रॉपर्टी। वाटर का बिहेवियर अनयूजुअल है, प्रॉपर्टी अनयूजुअल है। जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर थ्रू 1 केल्विन। स्पेसिफिक हीट कर लो तो उसका अमाउंट यूनिट मास कर दो। इसीलिए वो इलाके जहां पर पानी करीब है, वाटर बॉडीज करीब है, समंदर, दरिया, तो वहां इतनी गर्मी नहीं होती। इसके बनिस्बत जहां
पहाड़ रेगिस्तान है वहां गर्मी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी पानी अब्जॉर्ब करता है, लेकिन पानी की हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से ये उतना ही नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा वाटर हैज एनामोलस बिहेवियर। जीरो टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा हूं। दूसरी चीजें गर्म करने पर फैलती हैं। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। हालांकि आइस का फार्मूला क्या है? H2। वाटर का फार्मूला भी क्या है? H2। ठीक है, मैं चीजों को समराइज कर रहा हूं। अब जब आइस बनता है तो याद रखें, आइस में तकरीबन 10% एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो जाता है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। वाटर की अगर आप देखोगे तो इसकी आपको बेंट मिलेगी टेट्राहेड्रल फैशन में। ठीक है। जबकि आइस में आपको जो शेप मिलेगी वो मिलेगी हेक्सागोनल पैटर्न में। तो हेक्सागोनल पैटर्न होने की वजह से बीच में एम्प्टी स्पेस हो जाता है। ठीक है। ड्यू टू दिस वी हैव एम्प्टी स्पेस। इसी एम्प्टी स्पेस की वजह से आइस हल्की हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। आइस हैज अ लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये इसके अलावा अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की हम एप्लीकेशंस देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड फूड्स में पाया जाता है। ठीक है। हाँ जी। तो जैसा कि वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी सॉल्युबिलिटी पानी में अच्छी होगी, कंप्लीटली मिक्सेबल हो जाएंगे। जैसा मिसाल के तौर पर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो पानी में अगर आप उसको रखेंगे तो दे आर कंप्लीटली मिक्सेबल, कंप्लीटली सॉल्युबल। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वाटर में डालोगे कंप्लीटली सॉल्युबल। सेम केस सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है डिटर्जेंट का पानी में, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फूड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह। पेंट और डाइस का जो एडहेशन होता है, चिपकना होता है, इसमें भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड। सरफेस टेंशन, पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा है, किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। पानी की विस्कोसिटी ज्यादा है, किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये सारी बातें हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब यहां पर एक पॉइंट समझे कि ये अक्सर सवाल होता है, which element rarely form हाइड्रोजन बॉन्ड? हाँ, सवाल क्या होता है कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ठीक, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 4, 3.5, 3 और आपका क्लोरीन की भी 3 है। ठीक है। तो नाइट्रोजन का तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप बताते हैं, लेकिन क्लोरीन का नहीं बताते। क्यों? इसका थोड़ा पॉइंट समझना है। ठीक है। तो रेयरली कौन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड? क्लोरीन। अब क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है नाइट्रोजन से। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसका तीसरा शेल आएगा। अब एक कंपाउंड देखा गया है क्लोरल हाइड्रेट्स, जहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। अब क्लोरल हाइड्रेट क्या है? अब ये कंपाउंड है C ट्राइक्लोरो, ये एसिडल्डिहाइड यहां का ट्राइक्लोरो एसिडल्डिहाइड। ठीक है। अब अगर इस एसिडल्डिहाइड में आप वाटर ऐड करोगे, व्हेन यू ऐड वाटर इन, ठीक है, तो क्या होगा कि ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या होगा? ये दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा? ये CCl Cl Cl, ये C सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये H। अब ये O नेगेटिव है तो इस पे H जाके लगेगा, और ये H है तो OH जाके लगेगा। अब यहां पर ये जो क्लोरीन है, अब देखिए ये क्या बन गए? ये ग्लाइकोल्स बन गए,
दो OH आ गए, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोल्स। और एक ही कार्बन पे दो OH आ जाए तो ये एक अनस्टेबल सी सिचुएशन है। अब इस अनस्टेबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए ये आपस में क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये अकेला वाइड एग्जांपल है जहां पे क्लोरीन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, अदरवाइज यू वांट सी क्लोरीन फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। पढ़ाई आप करती रहें और करती रहें। ठीक है, अल्लाह आपका मंगल। में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोला जाता है, प्रोटॉनिक ब्रिज। सेकेंडरी बॉन्ड है, इसे डाइपोल फोर्स का किस्म है। और ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा, जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड हो, उसमें कौन हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। और कहीं कहीं पे क्लोरीन भी होता है, जो एंड में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, नहीं बनाता तो क्यों नहीं बनाता, अगर बनाएगा तो कब बनाएगा, कौन सी एग्जांपल। अब इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ज्यादा असर पड़ता है। इसका ज्यादातर असर पड़ता है वाटर पर, HF पर, जो हमने डिस्कस किया है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दूसरी चीजों का बिहेवियर कुछ और, वाटर का बिहेवियर कुछ और। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, हालांकि छोटा सा मॉलिक्यूल है, 18 मास है इसका, लेकिन आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो 100 है। ठीक है, उसके अलावा हमने ये देखा है कि आइस पानी पर फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि आइस बनने के दौरान कुछ एम्प्टी स्पेसेस आ जाते हैं और वॉल्यूम लगभग 10% इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और हमने फिर एंड में क्लोरल हाइड्रेट्स का भी एग्जांपल देखा है। थैंक यू।